नमस्कार सभी को। तो मैं एक आपसे संक्षिप्त चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं अपना परिचय बता देता हूँ। मैं डॉक्टर CB यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग में एक शिक्षक के तौर पे हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा परिचय मेरा यह है कि मैं लोक प्रशासन का एक विद्यार्थी हूँ जो लगातार इस सब्जेक्ट को सीखता रहता हूँ, और जितना काम होता है इस जीवन में, जितना काम हो पाएगा वो काम करेंगे। तो ये है RS 2008 में मैं सिलेक्टेड हूँ। मैंने लगभग 2-2.25 साल सर्विस की, उसके बाद मैं यहाँ स्विच किया हूँ। उससे पहले भी मैंने लोक प्रशासन के प्राध्यापक के तौर पर लगभग 1-1.5 साल पहले भी काम किया है। तो एक लंबा समय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ व्यतीत किया है। इससे ज़्यादा एक परिचय और भी है कि इस विषय के साथ और इस विषय के अतिरिक्त भी अन्य जो जनरल स्टडीज के पार्ट होते हैं, क्योंकि एक लंबा दौर में खुद ने तैयारी की, लेकिन तैयारी करने के दौरान और उसके बाद भी लगातार एक चीज है जो निरंतर रही है, वो ये रही है कि सिविल सर्विसेज के विद्यार्थियों के बीच, उनकी परीक्षाओं के बीच, उनकी चर्चाओं के बीच, चाय पर चर्चाओं के बीच उनके साथ पढ़ाते हुए एक लंबा समय व्यतीत हुआ है। मैं मित्रों आज आपको लोक प्रशासन की जो तैयारी है, RS मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र तृतीय के खंड ब जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं आप लोग, और उसकी बेहतरीन तैयारी कैसे हो सकती है, और उस तैयारी में मैं क्या मदद कर सकता हूँ थोड़ी बहुत, उस पर मैं थोड़ी सी हल्की सी, एक ज़्यादा कोई बहुत भारी चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन निश्चित तौर पर ही ये चर्चा आपको कम से कम इस विषय की तैयारी में आपको एक मदद देगी, आपको एक रूपरेखा तैयार करेगी। तो जैसे कि पहले एक ब्रीफ जानकारी जो इस सिलेबस में आपके पास में कि प्रश्न पत्र में महत्व क्या है, उसको थोड़ा सा देख लेंगे। और वो आपको पता भी है कि जो RS का थर्ड पेपर है, प्रश्न पत्र जो थर्ड प्रश्न पत्र है, RS का जो थर्ड पेपर है, ये टोटल 200 अंकों का होता है। हर प्रश्न पत्र आपको पता है कि 200-200 के 4 प्रश्न पत्र होते हैं। उसमें से ये 200 अंकों में से इसका जो 3 खंडों में इसको बांट रखा है। खंड A जो है वो इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस एंड IR है, उसमें भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है मैक्सिमम पार्ट। खंड B जो है, खंड B जो इसका जो पार्ट B है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कि 65 अंकों का है। मतलब आप मोटे तौर पर तो आप यही मानिए कि 65 अंकों की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोक प्रशासन पूरे विषय में देखेंगे, आप पूरे RS के सिलेबस में देखेंगे, तो जो पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस का पार्ट है वो भी इसी विषय से रिलेटेड है। इसके बाद में जो बिहेवियर है, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर एक पूरा पेपर चलता है, वो उससे कनेक्ट होता है। उसके बाद थर्ड पेपर में एक पार्ट आता है C पार्ट के अंदर लॉ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक पेपर चलता है, उससे कनेक्टेड है। इसी तरह से सेकंड पेपर में एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है, वो बेसिकली अब पूरा एक प्रश्न पत्र ही शुरू हो गया, जो हम RU में भी शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर से इसको प्रश्न पत्र के तौर पे। इसी तरह से मैनेजमेंट का जो पार्ट है, जो पेपर फर्स्ट के अंतर्गत है, वो भी जो है इसी से रिलेटेड है। तो आप देखेंगे कुल मिलाकर के, अगर आप देखेंगे इवन जो लैंग्वेज का प्रश्न पत्र है, उसके अंदर जो ड्राफ्टिंग का पार्ट है पूरा, जिसमें प्रशासनिक ड्राफ्टिंग होती है, उसमें भी लोक प्रशासन का ज्ञान मददगार होता है। इतना ही नहीं, हिंदी के अंतर्गत तो हिंदी का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें तो प्रशासनिक शब्दावलियाँ ही आती है। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो मैं इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ कि आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बेहतरीन नॉलेज हो, तो पूरे RS मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आप कम से कम लगभग 300 के आसपास मैं देखता हूँ कि ये मार्क्स को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टच करता है, जो कि मुझे लगता है, मतलब मैं बिल्कुल क्लेम कर सकता हूँ कि किसी विद्यार्थी का अगर लोक प्रशासन कमजोर है, तो कम से कम वो RS की मुख्य परीक्षा में, RS की मुख्य परीक्षा क्या, आपको पता ही है ये बात तो, कि आपका जो चयन और जो आपकी रैंक बनेगी, उसमें 800 नंबर रिटर्न, इसमें से आप कितना लेते हो
और 100 नंबर का इंटरव्यू, इसमें आप कितना लेते हो? तो देखिए इंटरव्यू तो एक अलग कहानी है, और जिसपे मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई अलग से भी खूब चर्चा करते हैं, लेकिन उस पर चर्चा की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में जो अभी है करने के लिए, जो एक विद्यार्थी कर सकता है, तो 800 मार्क्स में से आप कितने ला सकते हो? तो निश्चित तौर पे जो कट ऑफ रहती है वो लगभग 50% तो नहीं, इससे बहुत कम रहती है, लेकिन अगर मान लीजिए 50% मार्क्स आ जाते हैं, टोटल 400 नंबर आ जाते हैं, तो ये बहुत बेहतरीन नंबर माने जाते हैं कि आप एक प्रॉपर सीट के क्लेम करते हो। ये 400 नंबर लाने में लोक प्रशासन की तैयारी सुदृढ़ होनी चाहिए, और उसमें भी ये जो 65 अंकों का जो सेकंड पार्ट है, ये बहुत ही निर्णायक रोल अदा करता है। इसके अगर आप इन 65 अंकों में देखें तो आपको जो मिलेंगे वहां पे, तो आपको इस 65 अंकों का जो वर्गीकरण है वो ये है कि 5 क्वेश्चंस जो है, 5 क्वेश्चंस है वो 15 शब्दों वाले मिलेंगे, और हर क्वेश्चन 2 अंकों का होगा, मतलब टोटल 10 अंकों के ये रहेंगे। फिर जो 5 क्वेश्चंस जो है वो 50 शब्दों वाले रहेंगे, और टोटल 5 अंकों का एक रहेगा, मतलब 25 अंकों का ये रहेगा। फिर 3 क्वेश्चन जो है वो 100 शब्दों का आंसर वाले रहेंगे, बड़े क्वेश्चन कह सकते हो आप, और टोटल ये 30 अंकों का ये हो गया। तो टोटल 30 + 25 55 और 10 65, तो कुल मिला के ये आपके क्वेश्चन जो है इसमें रहेंगे। तो एक तो हमने ये चर्चा की, ये तो इसकी संक्षिप्त विवरण दे दिया। अब दूसरा सवाल है कि इसका सिलेबस और उसका स्टडी मटेरियल और उसकी तैयारी कैसे करें। बिल्कुल संक्षिप्त में आपसे बात कर रहा हूँ। तो इसका सिलेबस आप देखेंगे तो आपको सिलेबस के लिए तो मेरी यही सलाह होती है कि वो आपको ऐसे याद होना चाहिए, बिल्कुल पूरा का पूरा। लेकिन याद होना और उसे समझना ये 2 अलग अलग चीज है। याद हो गया, लेकिन एक सब्जेक्ट के तौर पे उसे समझना, और मैं एक एक्सपर्ट के तौर पे आपको क्या बता सकता हूँ, एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, विद्यार्थी हूँ, तो मैं क्या बता सकता हूँ कि सिलेबस के भीतर 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने योग्य है और आपका माइंड मेकअप करना चाहिए उससे पहले। पहली चीज ये है कि यही एकमात्र विषय लोक प्रशासन का ये जो पार्ट है, यही एकमात्र विषय पूरे आरएस के सिलेबस में ऐसा है जिसमें उस विषय का इतिहास भी पूछा है, उस विषय का अर्थ, प्रकृति और महत्व भी पूछा है, और उस विषय की थ्योरीज भी है। बाकी किसी भी दूसरे पार्ट के अंतर्गत ये नहीं है। मतलब ये हुआ, अगर ये बात है तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि लोक प्रशासन की तैयारी करते समय आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो वैसी होनी चाहिए जैसे कि कोई विषय की नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप सब्जेक्ट तैयार कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ आपका कि लोक प्रशासन की तैयारी के दौरान आपको जो जनरल स्टडीज वाली जो अप्रोच जो आप दिमाग में बैठा रखे हो उसको दूर कर दीजिए, और एक सब्जेक्ट के प्रति आपकी अप्रोच कि एक रियल सब्जेक्ट को आप तैयार कर रहे हो। लेकिन ये तैयारी तब तक नहीं हो पाएगी जब तक कि आपको उस सब्जेक्ट को जानने की भूख जागृत ना होगी। देखिए, जनरल स्टडीज की तैयारी करना ये, क्योंकि आप एक जनरल स्टडीज तैयारी करते हो तो उसमें बहुत सारे डेटाज, कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट, लेकिन अगर आप एक विषय को ही तैयार कर रहे हो, उसकी थ्योरी देख रहे हो, उसका मीनिंग देख रहे हो, उसकी नेचर देख रहे हो, उसकी हिस्ट्री देख रहे हो, तो ये तो आपको विषय के प्रति बहुत गहरा लगाव विकसित करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको आपका बड़ा भाई होने के नाते पहला सुझाव ये दूंगा कि आप लोक प्रशासन मेरे से पढ़ रहे हो, मेरी पुस्तक पढ़ रहे हो या कहीं और पढ़ रहे हो, पहला आपकी जरूरत है वो ये है कि इस विषय के प्रति भूख जागृत हो और इस विषय को समझने की एक जिज्ञासा भीतर लाइए। और ये जब लाएंगे तो आपको टीचर भी मिलेंगे, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। तो पहला काम मुझे लगता है कि आपको करना है, पहला काम क्या करना है कि विषय के प्रति जिज्ञासा पैदा करो आप, ठीक है। ये पहला काम आपको मैंने दिया। अभी होता है कि इसका सिलेबस किस तरह से है, तो क्या इसका सिलेबस पूरा लोक प्रशासन है?
जैसे कि नेट जेआरएफ के अंतर्गत बहुत लंबा चौड़ा है, या यूपीएससी का ऑप्शनल मेंस, या पहले आरएस में मेंस आता है, तो मैं कहूँगा नहीं, इतना नहीं है। अगर मैं लेक्चर देने लगूं नेट जेआरएफ के लिए तो लगभग 400 घंटे लेक्चर देता हूं, तब जाके उस पर कहानी की रूपरेखा बनती है। लेकिन इसके अंतर्गत लगभग मैं मानता हूं 70-80 घंटे या 100 घंटे के आसपास का लेक्चर सफिशिएंट, बहुत पर्याप्त है। तो ये रखा क्या है, तो आपको विषय वैसे देखे तो अलग, मैं एक उसको सरलीकृत भाषा में बता रहा हूं कि इसकी जो पाठ्यक्रम है, अगर वो पाठ्यक्रम को देखे आरपीएससी के सिलेबस में, तो पाठ्यक्रम में एक तो विषय जो है लोक प्रशासन जो है, इतिहास को सामने रखा है। हालांकि जो इतिहास है उसके लिए हम एक शब्द ले सकते हैं उद्विकास, इवोल्यूशन कैसे है। ये इस पार्ट के भीतर कई चीजें आ जाती है अपने आप में। ये अपने आप में बड़ा पार्ट है कि उसका अर्थ, प्रकृति, महत्व, विकसित देशों में उसका रोल कैसे है, विकासशील देशों में उसका रोल कैसे है, और उसका एक विषय के रूप में उद्विकास कैसे हुआ, और साथ ही उस उद्विकास की यात्रा में कौन कौन सी संकल्पनाएं महत्वपूर्ण रूप से उभर करके आई, जैसे नवीन लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रबंधन, गुड गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ चेंज। यहाँ आप उस विषय के विकास में, उस विकास के भीतर आप संकल्पनाएं देखेंगे, तो उन संकल्पनाओं में दो चीज आपको दिखाई देगी। एक परंपरागत रूप से जो पुस्तकों में है, और दूसरी जो आधुनिक है। जो आधुनिक संकल्पनाएं हैं। परंपरागत रूप में हम एनपीए को रखेंगे, और ज्यादा से ज्यादा फिर हम एनपीएम को भी रख सकते हैं, नवीन लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रबंधन। लेकिन एक चीज और है जो दिया हुआ है लास्ट के अंदर, विकास प्रशासन। थोड़ा सा ये सिलेबस में जरूर मिस्टेक है कि सिलेबस का जो क्रम है वो सही नहीं है, लेकिन मैं भी बताऊंगा भी कि क्या पढ़ना चाहिए। लोक प्रशासन पे इस आरएस मुख्य परीक्षा पे मैंने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में एक क्या क्रम होना चाहिए उसी सिलेबस को, उस क्रम के अनुसार ही मैंने पूरा उसका इंडेक्स और पूरी पुस्तक को मैनेज किया है। तो इसका क्रम भी ऐसे होगा, एनपीए, एनपीएम, और बीच में एनपीए और एनपीएम के साथ में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन कुछ आधुनिक संकल्पनाओं को स्थान दिया है सिलेबस में, और एक सिलेबस में बिंदु रखा है नवीन लोक प्रबंधन के नवीन आयाम। जो नवीन आयाम होता है मित्रों, जब ये न्यू डायमेंशन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यू डायमेंशन, ये टर्म जब डाल देते हैं कभी भी, इसका मतलब है कि अब हम कुछ भी पूछने के अधिकारी हो गए, कुछ भी। तो आप जो लेटेस्ट से लेटेस्ट संकल्पनाएं आज आ रही है, चाहे वो अलग अलग जर्नल्स में आ रही हो, चाहे लेटेस्ट लिटरेचर में आ रही हो, जो कि परंपरागत पुस्तकों में नहीं मिलेगा, वो भी इस सिलेबस का हिस्सा है। तो कुछ तो सिलेबस में डाल दी है, जैसे सिलेबस के भीतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये डाल दिया, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं, निजी क्षेत्र का समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व हो, और एक परिवर्तन का प्रबंधन, ये भी सिलेबस में रख दिया गया। एक बहुत लेटेस्ट टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ चेंज। ज्यादातर जगह इसका लिटरेचर आपको या तो मिलेगा नहीं, या मिलेगा तो गलत है। नहीं, अब मैं ये भी बताऊंगा, जो मेरे लेक्चर्स है उसमें डिटेल से मैं इस बात को डिस्क्राइब करता हूँ कि कौन सा मैटर कहाँ कहाँ है और किस किस रूप में है, और उसे आपको किस में से क्या पढ़ना चाहिए और कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए। मैं जो आपके अलग आगे की जो लेक्चर सीरीज अगर आप देखेंगे इसमें, तो उसके भीतर आपको जो रिकॉर्डेड मैंने कर दिया है उसमें आपको मिलेंगे। तो ये चीज, एक तो ये है 3 चीज, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज है जो मेंशन नहीं है,
वो आपको तैयार करना है। मतलब सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन न्यू डायमेंशन दे दिया। अब इस न्यू डायमेंशन में ये जो नवीन आयाम लिखा है उसमें वो चीज जो सिलेबस में लिखा नहीं है लेकिन पढ़ना है, उसमें एक तो पढ़ना है गुड गवर्नेंस। और ये टॉपिक पढ़ना ही नहीं है, इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना है, गुड गवर्नेंस। एक इस गुड गवर्नेंस के साथ में टॉपिक आता है ई गवर्नेंस। ये भी बेहतरीन तरीके से तैयार करना, गुड गवर्नेंस वर्सेस ई गवर्नेंस दोनों को कनेक्ट करना है कि दोनों के भीतर का क्या रिलेशन है। और अभी कुछ नई चीजें और जोड़ी है, जैसे न्यू पब्लिक सर्विस, ये भी टॉपिक आज उभर रहा है। ऐसे ही एक टॉपिक उभर रहा है एनवायरमेंटल गवर्नेंस। ये एक संकल्पनाएं हैं, आने वाली एग्जाम्स में पेपरों का जो ट्रेंड बताऊंगा उससे भी पता लगेगा। और एक आप देख सकते हो जो बहुत ही लेटेस्ट डेवलपमेंट है लोक प्रशासन में, वो है फेमिनिज्म इन गवर्नेंस, मतलब प्रशासन के भीतर महिलावाद। तो ये भी एक नई संकल्पना है। तो मैंने आपको बताया कि एक तो ये आपको पाठ तैयार करना है। तो ये लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम में एक चीज। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो आप लोक प्रशासन के सिद्धांत, ये मैं आपको लिख रहा हूं, हालांकि सिलेबस में ये नहीं लिख रखा। सिद्धांतों के दो टर्म होते हैं, आपको पता है, एक होते हैं प्रिंसिपल और एक होती है थ्योरी, लेकिन इन दोनों का ही हिंदी अनुवाद क्या होता है, सिद्धांत। अब सिलेबस के भीतर का बड़ा हिस्सा ये थ्योरी का है, लेकिन थ्योरी शब्द नहीं लिखा हुआ, इसमें शब्द लिखा है उपागम। हालांकि 2018 के सिलेबस में मुख्य परीक्षा में शब्द था थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन 2021 में इसको कर दिया अप्रोचेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा करने के पीछे कारण क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कारण ये है कि लोक प्रशासन एक नया विषय है, इसके सैद्धांतिक विकास में जो सैद्धांतिक डेवलपमेंट हुआ है उसे अब थ्योरी तक की मान्यता देना ऐसा माना गया है कि अभी ठीक नहीं है। ज्यादातर लोक प्रशासन के विद्वान कहते नहीं अभी थ्योरी नहीं, अभी हम उससे पहले की स्टेज पे हैं। और थ्योरी से पहले की स्टेज जो होती है उसे कहते हैं अप्रोचेज। एक तो अप्रोचेज और एक होते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके भीतर बहुत सारे टॉपिक रखे हैं, जैसे पद सोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, प्रत्यायोजन, सत्ता, शक्ति, वैधता, उत्तरदायित्व। ये सारे टॉपिक जो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पुस्तकों में मिलता है। तो यह है। साथ ही अप्रोचेज के भीतर क्लासिकल अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, और इनके भीतर फिर थिंकर्स के अंदर टेलर, मतलब इसके भीतर आएंगे वो मैं कुछ आपको हिंट देता हूं जिससे आपको मदद मिले। टेलर, हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, एल उर्विक, मुने एंड रेले, फिर आप देख सकते हैं तो एल्टन मेयो, और फिर आप बिहेवियरलिज्म में आप देख सकते हो तो चेस्टराई बर्नार्ड और हर्बर्ट साइमन। और सिस्टम अप्रोच के भीतर अगर आप देख सकते हो तो जो एक विचारक जिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं वो है एफ.डब्ल्यू. रिच। मैंने एक तस्वीर आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप पढ़ें तो किन किन चीजों को टच करें। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन आपको पुस्तकों में मिलेगा। कंफ्यूजन ये मिलेगा कि अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके भीतर लोक प्रशासन की पुस्तकों में लोक प्रशासन के अध्ययन करने के अप्रोचेज कौन कौन से हैं वो है। तो क्या वो पढ़ना चाहिए? तो मेरा सुझाव होगा, ज्यादा नहीं 2 पेज का मैटर है, मैंने मेरी पुस्तक में दिया भी है, तो उसके अंतर्गत आप थोड़ा सा देख लीजिए, बाय द वे पूछ लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा तैयारी आप कर रहे हैं तो 2-3 पेज का आप रिस्क नहीं ले सकते। और उसके भीतर आप ये देखिएगा कि आपकी फिलोसॉफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, लीगल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चरल अप्रोच
केस स्टडी अप्रोच, लाइफ साइकिल अप्रोच, इस तरह के उपागम है जो मैंने 5 से 7 नाम दिए, वो आप तैयार कर लीजिए। तो ये मैंने आपको दूसरा पार्ट बताया कि लोक प्रशासन के जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों में जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें देखनी है, तो सिलेबस का एक हिस्सा ही है। जो तीसरा पार्ट है वो है प्रशासनिक नीति शास्त्र। वह कुछ मुद्दे। अब आप देखेंगे कि ये जो सिलेबस है ये ओवरलैप कर रहा है, ये सिलेबस एथिक्स में भी है और ये सिलेबस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी है। थोड़ा सा अंतर है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस में एटीट्यूड ऑफ सिविल सर्विसेज भी है और सिविल सर्विसेज क्या है ये भी है, और फिर उसके पश्चात आपका फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, जिसके अंतर्गत इंटीग्रिटी है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं दी लेकिन फटना है, इम्पार्शियलिटी है, नॉन पार्टिशनशिप है और डेडिकेशन है। यही चारों हिस्से वहां पे मिलेंगे आपको एथिक्स में। तो आपको ये वाला पार्ट बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना चाहिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन 2 जगह आपको मदद करेगा। मतलब वहां भी है सिलेबस में एथिक्स में और यहाँ भी, तो एक ही तैयारी 2 जगह आपको मदद करेगी। तो इसकी बेहतरीन तैयारी हो, लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि इसकी बेहतरीन तैयारी के लिए मटेरियल नहीं मिलेगा आपको या लेक्चर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी बेहतरीन तैयारी के लिए आपको दर्शन शास्त्र के नॉलेज की बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूँ कि, लेकिन बहुत कम जरूरत होगी। 90% जरूरत है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस की चाहिए इसमें। तो ये एक टॉपिक है, इसमें कैसे तैयारी करेंगे वो हम सेकंड पार्ट में लेंगे। लेकिन ये है मुद्दे में ज्यादा मुद्दे नहीं लिए, एक ही मुद्दा सिलेबस में लिया है, वो लिया है सामान्य के बनाम विशेषज्ञ का होता कि ये जो विवाद है जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट, ये विवाद में जनरलिस्ट किसे कहते हैं, स्पेशलिस्ट किसे कहते हैं, भारत में जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट विवाद क्या है और इसका इतिहास क्या है, और फिर हम जनरलिस्ट के पक्ष में, स्पेशलिस्ट के पक्ष में, इसके संदर्भ में जो कमेटियां बनी है जैसे फुलटन कमेटी वगैरह है, उनकी रिकमेंडेशन को फर्स्ट ईआरसी सेकंड ईआरसी। अब जब बात ही आ गई तो मैं जोड़ ही देता हूँ, सिलेबस में भले ही मेंशन नहीं है फर्स्ट ईआरसी सेकंड ईआरसी, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आप ये 2 चीजें आप पक्के तौर पे खड़े, इसे बिल्कुल ना छोड़े। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं सीरियसली, तो आपको पता है एआरसी का मतलब क्या है। एआरसी का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। 2 कमीशन प्रशासन में सुधार के लिए भारत में 2 कमीशन बने। एक 1996 में बना, 1968 में रिपोर्ट दी, जिसे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कहते हैं। तो उसकी जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, जो लोक प्रशासन की पुस्तकों के पीछे मिल जाती है, उन्हें एक बार नहीं बार-बार देखिएगा। और सेकंड ईआरसी तो आपको सच में ही बहुत बारीकी से देखना चाहिए। 15 रिपोर्ट है, भारी काम है, लेकिन चूंकि आप बड़ा लक्ष्य भी ले रखे हो, तो कौन सी रिपोर्ट जो है इसकी किस रिकमेंडेशन को आपकी किस उत्तर में स्पेस मिल जाए, इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने फट रखी है तो सुझावों में या रेफरेंसेस के रूप में आपके आंसर में जब जाती है सही बात, तो उस उत्तर की गुणवत्ता बहुत बेहतरीन हो जाती है। देखिए, ऐसे तुक्का मारना और विद रेफरेंस बात करना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। तो आप विद रेफरेंस के लिए कम से कम 2 कमीशन तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप इनकी सारी रिपोर्ट्स को देखिए। सारी भी नहीं देखते हो तो जो सिलेबस से टच कर रही है वो तो पक्का देखिएगा। नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स से सेकंड ईआरसी की 4th रिपोर्ट है, वो तो पक्के तौर पर देखनी है। तो ये मैंने आपको बताया कि तीसरा हिस्सा ये है सिलेबस का। चौथा हिस्सा सिलेबस का जो थोड़ा सा टच करता है वो है भारत में लोक प्रशासन। और मित्रों, ये ज्यादा नहीं दिया, ये थोड़ा सा ही दिया है, क्योंकि ज्यादा हिस्सा इंडियन पॉलिटी के भीतर चला गया। और इसमें एक टॉपिक दिया है प्रशासन पर नियंत्रण। और इसके फिर 3 हिस्से किए हैं।
लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। 2018 में सिर्फ 2 ही थे, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पूरा का पूरा लेजिस्लेटिव कंट्रोल की क्या मैकेनिज्म है वो देखना है, जिसे अलग अलग है लेकिन जितनी भी संसद की कार्रवाइयां हुआ है। लेकिन इसमें गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि जो कमेटियां हैं, संसदीय समितियां, उनका भी इसमें नियंत्रण देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो पार्ट है उसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो हर का आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है। जैसे विधायी नियंत्रण की आलोचना है तो कम से कम 6 या 5 स्ट्रॉन्ग आलोचना, मतलब ऐसा नहीं कि आलोचना के लिए आलोचना, स्ट्रॉन्ग, और कम से कम 3 बेहतरीन सजेशन, निचोड़ के आए हुए सजेशन। ऐसे 8 लाइन जुडिशियल कंट्रोल में भी हो, लेजिस्लेटिव कंट्रोल में भी हो और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में भी हो। तो ये मैं स्पेशली आपको बता रहा हूँ कि ये जरूर ध्यान रखने वाली बात है। तो ये तैयारी कर लेंगे आप। 5वां हिस्सा जो सिलेबस का है, वो सिलेबस का हिस्सा है आपका, एक तरह से हम कह सकते हैं राज्य प्रशासन, इसको नाम दे सकते हैं राज्य प्रशासन। और इसके भीतर जो है एक तो राजनीतिक संस्कृति, जहां राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, ठीक है। लेकिन उसके नीचे का हिस्सा जो बहुत बारीकी से देखना है, वो देखना है सचिवालय व निदेशालय। इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिए। सचिवालय के भीतर ही चीफ सेक्रेटरी आ जाता है। फिर उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आता है जिला प्रशासन, और बड़ा प्रश्न के लिए जिला प्रशासन बहुत अट्रैक्टिव है। लेकिन एक गलती करते हुए है कि जिला प्रशासन का मतलब जिला कलेक्टर समझ लेते हैं। नहीं, आपका संभागीय आयुक्त से शुरू होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का अब जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस में बदलाव आ रहा है। वो एक रोल, मतलब कानून व्यवस्था में अलग भूमिका, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में अलग भूमिका, आपका राजस्व प्रशासन में अलग भूमिका, डिजास्टर मैनेजमेंट में अलग भूमिका, और उन भूमिकाओं में चुनौतियां क्या है। देखिए, पुस्तकों में सिर्फ और सिर्फ रोल दे सकते हैं, लेकिन चैलेंजेस क्या उभर रहे हैं उसका सुझाव, मतलब उस चैलेंजेस के लिए आप क्या रिकमेंडेशन करते हो, ये जरूर देखना है। इसको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। तो ये है। अब इसमें जिला कलेक्टर के साथ में, मतलब ये डीएम के साथ में जो एसपी है और एसडीएम भी है और तहसीलदार भी है, और तहसीलदार के साथ साथ आपका पटवारी भी है। अब यहाँ थोड़ी सी जो दिक्कत है वो ये है कि ये सभी सिमिलर है। तो आपको तैयारी करते समय ध्यान ये रखना है कि एक तो डीएम का सिमिलर एसडीएम है, तो इनके भीतर जो माइनर अंतर है वो पकड़ना है, और तहसीलदार और डीएम की जो कार्यक्षेत्र का जो डिफरेंस है वो आप पिक करो। और ऐसे ही फिर पटवारी का जो कार्यक्षेत्र, क्योंकि पटवारी का वापस फैल जाता है। तो जनरली जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जनरलाइज कर देते हैं, अच्छा ये सबका लिख देंगे, ये नहीं, बल्कि इस पे माइक्रो लेवल पे जाना है। और मैंने मेरे लेक्चर्स में इतना बारीकी से इन चीजों को मैंने खोला है, और बताया है कि भाई ये जो डिफरेंस है वो किस तरह से क्लियर हो जाए। लेकिन वो क्लियर तब होगा जब आपको राजस्व प्रशासन और विकास प्रशासन का डिफरेंस प्रशासन के भीतर समझ में आए। तो ये पार्ट है। और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, लोकल गवर्नमेंट तो पॉलिटी में डाला या नहीं डाला, कुछ कमीशन, 4 कमीशन इसमें डाले हैं। फिर छठा में है आयोग। तो यहाँ आरपीएससी है, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोक आयुक्त, और राज्य वित्त आयोग भी। हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस आप देखना, लेकिन आपका चूंकि एक में दे रखा है तो वो भी आप तैयार करेंगे। तो इस तरह से आपका सिलेबस के टोटल 6 हिस्से हैं, और उन 6 हिस्सों में से आप देखेंगे, मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जो संकल्पनाएं हैं, बड़ा क्वेश्चन का एक स्पेस बनता है संकल्पनाएं हमेशा। ये जो मैंने आपको संकल्पनाएं बताई, उनमें से एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से
आता है। सिद्धांतों से बड़ा क्वेश्चन नहीं रहेगा, छोटे क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब ये 2 और 5 नंबर में ज्यादा आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। नीति शास्त्र से बड़ा क्वेश्चन, मतलब इसमें और इसमें फिर एक बड़ा क्वेश्चन मिल जाता है तीसरे पॉइंट में। और फिर यहाँ मैंने बताया प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अभी तक नहीं है, लेकिन आने वाले में है, संभावना है। यहाँ आपका जिला प्रशासन फिर बड़े सवाल को अट्रैक्ट करता है बहुत ही, या चीफ सेक्रेटरी है, ये भी बड़े सवाल की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो एक तो आपकी थीम ये होनी चाहिए कि 3 सवाल जो बनेंगे वो किस किस जगह से संभावना है। तो आप तैयारी करते समय पहला काम ये करना होता है कि जब आपका पूरा तैयार हो जाए तो कम से कम 15 क्वेश्चन वो बड़े सवाल जिनके आने की वो एरिया, जिनके आने की संभावना किसी एक्सपर्ट से, जैसे मैं बता सकता हूँ कि एक एरिया ये, एक एरिया ये, एक एरिया ये, 15 क्वेश्चन अगर आप लिख करके और बहुत बेहतरीन तरीके से फॉर्मेट करके रख लेते हैं तो उनमें से निश्चित तौर पर ही ये जो 3 बड़े सवाल है वो आ जाते हैं। और उसका फायदा ये होता है क्योंकि जो सबसे बड़ा वेरिएशन होता है स्टूडेंट के, वो 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन में इतना वेरिएशन नहीं पड़ता, लेकिन ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन है इसमें किसी विद्यार्थी की ज्यादातर एवरेज जो मार्क्स होते हैं वो 2-3, इसमें से 9 और 10 भी दिए जा सकते हैं, लेकिन 9 नंबर तक लाना संभव है। और ये तभी होगा जब आप उस आंसर के कई एंगल से उसे देखेंगे, और कई एंगल से देखने के लिए बहुत बेहतरीन तैयारी के साथ साथ, मतलब तैयारी तो बेहतरीन हो ही, जिसमें सेकेंड ईआरसी की रिपोर्ट, अन्य कमीशनों की रिपोर्टों का हवाला हम इसी 100 शब्दों में दें, लेकिन इसके लिए आपको मेरी मदद लेनी चाहिए। मतलब मैं आपकी मदद यहाँ करने में कुछ ज्यादा सक्षम हूँ, और पक्के तौर पर ये जो मदद है, यही मदद तो आपने देखा होगा। मुझे पता नहीं आप लोग मुझे व्यक्तिगत जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन जो लोग मुझे व्यक्तिगत जानते हैं, मेरा रोल यहाँ आता है और उसी का परिणाम है कि मेरे पास से जो स्टूडेंट निकलते हैं मुख्य परीक्षा में वो मैक्सिमम फाइनल लिस्ट में आते हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको बहुत बड़ा गैप क्रिएट करवा देता है। तो एक तो ये है। दूसरा आपको जो ध्यान देना है वो ये देना है कि जो क्वेश्चन पेपर 2013 से लेके क्वेश्चन पेपर 2021 तक के जो अब तक आए हैं, जिनको मैं लाया भी हूं, उनके भीतर के सारे क्वेश्चंस का आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। मतलब 13 का छोटा क्वेश्चंस देखिए 5, 16 के 2000 आरएस मेंस के 5 क्वेश्चंस देखिए, 18 के देखिए और 21 के देखिए। ऐसे 50 शब्दों को देखिए और ऐसे ही 100 शब्दों को देखिए। आप बारीकी से जब ये पढ़ लेंगे सब्जेक्ट, तो आप जो ये अंतर पढ़ रहा है, मतलब शुरू के अंदर लोक प्रशासन के क्वेश्चन और 2021 तक का जो ट्रेंड है, वो आने वाली नेक्स्ट आरएस में आपको एक समझ डेवलप कर देगा कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मित्रों, यहाँ जो गलती हो रही है वो ये हो रही है कि 2013 आरएस मुख्य परीक्षा का प्रश्न देख करके आप एक तैयारी का माइंड सेट करते हो, लेकिन 2021 तक ये पूरा स्ट्रक्चर बदल रहा है अब दिशा, और आने वाली में और बदलेगी। तो आपका जो माइंड सेट था प्रिपरेशन का, वो 2013-16 की को भी बेस बनाया आपने। तो ये एक गड़बड़ जो होती है, यहाँ पे एक गलती होती है, इसे आप थोड़ा पहचानेंगे, बारीकी से एनालिसिस करेंगे। जैसे मैं आपको, मेरे पास 16, 18 और 21 का प्रश्न पत्र है, और एक नेक्स्ट वीडियो में इसी पे बनाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको पहला ही क्वेश्चन, मतलब सिंपल पहला नंबर का क्वेश्चन से तुलना करके बताता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख का प्रयोजन क्या है? क्या आपको इस प्रश्न का उत्तर देने में कुछ भी दिक्कत हो रही कि हैबियस कॉर्पस का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सिंपल, एक लाइन में लिखना है कि जो अवैध तरीके से गिरफ्तारियां की जाती है, उनसे नागरिकों की सुरक्षा करके नागरिकों की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, उसका संरक्षण करना। तो जिसको सामान्य सा भी ज्ञान है, कोई
कंफ्यूजन दूर दूर तक नहीं। पहला एक क्वेश्चन, अब मैं 2018 का पहला क्वेश्चन 2 नंबर का आपसे पढ़ के दिखा रहा हूँ। मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी चॉइस से नहीं दे रहा। सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में लोक प्रशासन की कोई 2 लक्षण लिखिए। राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए टूल ऑफ सोशल चेंज। अब आप इस प्रश्न को जब देख रहे हैं तो 2016 का पहला क्वेश्चन, 2018 का जो पहला क्वेश्चन मैंने रखा, तो आप 2018 वाले में क्वेश्चन को समझने में, और क्वेश्चन किस जगह से आया, क्वेश्चन आया कि सामाजिक परिवर्तन के इन टूल के रूप में लोक प्रशासन के कोई 2 महत्व आपको बताना। तो अब ये कहां से है? सिग्निफिकेंस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक तो वहां से कनेक्ट होगा। लेकिन आपको पता है कि चेंज, नवीन लोक प्रशासन के 4 अभिलक्षण बताए गए हैं। एक है मूल्य, दूसरा है समता, तीसरा है प्रासंगिकता और चौथा है परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन। अब नवीन लोक प्रशासन का ये जो चौथा आयाम है, उसके कंटेंट में आपको ये आंसर प्राप्त होगा। तो मैंने आपको बताया कि मैं ये नहीं बता रहा कि इसका उत्तर क्या है, लेकिन इस उत्तर तक पहुंचने के लिए आपकी डेप्थ ऑफ स्टडी चेंज हो गई। अब मैं आपको 2021 का पहला क्वेश्चन 2 नंबर का आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि उसको लाते हैं। आदेश की एकता और निर्देश की एकता में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? पहले तो आप ये देखिएगा, आपको एक टास्क देता हूं और ये काम आप कर सकते हो। 2021 से पहले जितने भी इंस्टीट्यूशंस में या गाइड में है, पहले उनके स्टडी मटेरियल में जाके देखो कि ये क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है क्या। आप पाएंगे, मैंने तो ये खोज कर ली, आप पाएंगे कि किसी के भी स्टडी मटेरियल में नहीं है। तो क्या उन पढ़ाने वालों की गलती है? मैं उनकी भी नहीं मानता, या मटेरियल बनाने वालों की नहीं। बेसिकली हुआ क्या, ये क्वेश्चन का उत्तर कहाँ मिलेगा वो मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन का उत्तर जो है वो मैंने अभी आपको जिक्र किया, लोक प्रशासन के उपागम है, उनमें से एक उपागम होता है शास्त्रीय उपागम, क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच में 3 थ्योरियां इंपॉर्टेंट है। एक है साइंटिफिक मैनेजमेंट, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और तीसरी थ्योरी है ब्यूरोक्रेसी। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, प्रशासनिक प्रबंधन का जो सिद्धांत है, उसमें एक विचारक आता है हेनरी फ्योल, और उस हेनरी फ्योल के अनेक विचारकों में एक विचार आता है 14 सिद्धांत हेनरी फ्योल के। उन 14 सिद्धांतों में 2 सिद्धांत, एक सिद्धांत आदेश की एकता, एक सिद्धांत है निर्देश की एकता। उन दोनों सिद्धांतों की तुलना पूछिए। मुझे लगता है मित्रों आपको इससे आइडिया हो गया होगा कि जो बदलाव प्रश्न पत्र में है वो किस तरह का है। मतलब पहले जहां एक बड़े टॉपिक को ही क्वेश्चन के रूप में रख रहे थे, फिर टॉपिक के भीतर टॉपिक में गए, अब टॉपिक के भीतर टॉपिक के 2 टॉपिकों के भीतर तुलनाएं पूछी, वही 2 नंबर का सवाल। इससे आपको एक अंदाजा हो रहा होगा कि बदलाव की दिशा क्या है। ठीक है, चलिए मैं एक जब 2 नंबर का लिया है तो इसी तरह से एक हम 100 शब्दों वाला, मतलब 10 नंबर वाला एक ले लेता हूँ, 50 शब्दों वाला। ये फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूँ। 2016 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया 100 शब्दों का, वो था जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दोबारा से सुन लीजिएगा, जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। पहले तो ये 100 शब्दों में इसका उत्तर देना बड़ी चुनौती है, लेकिन प्रश्न को समझना वो कोई चुनौती नहीं है कि जिला प्रशासन जो है उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ओवरऑल रोल क्या है। तो इसमें तो सिर्फ नाम लिखने पड़ेंगे कि राजस्व प्रशासन के रूप में ये भूमिका, कानून व्यवस्था में ये भूमिका, विकास प्रशासन में ये भूमिका, अन्य में ये सारी एक जगह, और फिर नीचे मूल्यांकन।
लेकिन क्वेश्चन एक टॉपिक को पूरा दिया। अब मैं 2018 आरएस का पहला बड़ा प्रश्न ले लेता हूँ, मैंने भी नहीं देखा तो हम ये ले लेते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन होता है, 5, 5, 10, 11 नंबर। तो वो प्रश्न क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये प्रश्न है, राज्य प्रशासन की में मुख्यमंत्री की स्थिति तथा भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। मतलब मुझे नहीं लगता इस पे भी कोई समझने में खास दिक्कत हो रही है, मतलब सिंपल है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट डाला है। केवल भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण नहीं करवा रहा, सीएम की पोजीशन, ये जो पोजीशन, मतलब यहाँ प्रॉब्लम क्या होगी, सीएम की भूमिका, और आप पुस्तकों में भी देख लेना, सीएम की पोजीशन और रोल, ये रोल भी आप देखेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं मिलेगा, बहुत बिखरा बिखरा मिलेगा, लेकिन उसका क्रिटिकली एग्जामिन आपको स्टडी मटेरियल में कहीं नहीं मिलने वाला है। बहुत कम जगह, मतलब आप एक रियल सेंस में इसके पॉइंट निकाला हुआ तो आपको बहुत कम लेक्चर या बहुत कम जगह मिलेगा। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन बनाते समय, क्वेश्चन सरल है लेकिन क्वेश्चन बनाते समय ये दिमाग में रहा कि इस तरह का मटेरियल कहीं नहीं है, इसलिए यहाँ से सवाल सही सरल है लेकिन इसका उत्तर हार्ड बनेगा। तो इस तरह से 2018 का पहला क्वेश्चन रखा गया। अब मैं 2021 में फिर पहला क्वेश्चन, मतलब मैं तुलना ले लेता हूँ, सेम क्वेश्चन उसी तरह से जिला कलेक्टर का ही एक क्वेश्चन है तो उसी को ले लेता हूँ, ठीक है। और वो क्वेश्चन है, किसी जिले में कानून एवं व्यवस्था के संधारण हेतु जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। सुनिएगा मित्रों, किसी जिले में कानून व्यवस्था, मतलब केवल कानून व्यवस्था के संधारण, संधारण का मतलब होता है मेंटेनिंग में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की और एसपी की भूमिका का विश्लेषण करना है, एग्जामिन करना है, एनालिसिस करना है। मतलब जहां 2016 में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ओवरऑल रोल पूछा था, आपको सोचना भी नहीं था, 2021 में आते हुए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की रोल सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, और उसमें उसकी भूमिका के साथ साथ एसपी की भूमिका और दोनों के संबंध, मतलब एसपी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के इस भूमिका में जो टकराव आता है, क्योंकि एग्जामिन करना है, तो ये जो तनाव है एसपी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, जो एक टॉपिक बनता है, उस पे सवाल है। तो उस सवाल के रियल सेंस तक तभी पहुंचा जा सकता है जब आपको माइक्रो लेवल पे जाके उसकी स्टडी की है। तो सार और निष्कर्ष के तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि जो आप एक सिलेबस तैयार करते हो या किसी बुक से मैटर तैयार करते हो और ये समझते हो कि आपकी तैयारी पूर्ण हो गई, तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं। उसकी डेप्थ कितनी है आपकी, क्योंकि क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चंस के डिस्कशन से आपको इस बात तक माइंडसेट जरूर हुआ होगा, आपकी दिशा भी तय हुई होगी कि सिलेबस के पॉइंट तैयार करने से लोक प्रशासन के इस पार्ट पे बेहतरीन नंबर नहीं आएंगे, बल्कि उसके भीतर कितने डायमेंशन से आपने उसका तैयारी की और कितने डायमेंशन से आपने उसका विश्लेषण किया और उसका कोरिलेशन किया, ये मार्क्स दिलाएगा। लास्ट ये है कि आपको स्टडी मटेरियल क्या है, तो इसमें मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं ज़्यादा इस बारे में सजेशन भी नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी कोविड काल में मैंने इस पे बेहतरीन पुस्तक लिखी थी। ये जब आप पढ़ेंगे तो मुझे पढ़ के बताइएगा कि बेहतरीन नहीं है। लोक प्रशासन के इस पे मैंने बहुत ही शानदार टेक्स्ट बुक विद रेफरेंस, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो लैंग्वेज जो सिविल सर्विसेज में चाहिए वो मेरे नाम से CB यादव के नाम से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पुस्तक का मटेरियल है। इनके अलावा जो इंस्टीट्यूट का, जेनिथ इंस्टीट्यूट का मटेरियल है वो, और इसके अलावा आप मैटर के तौर पे मैं तो कहूँगा कुछ भी ना ले, लेकिन मैंने आपको बताया सेकंड ERC और फर्स्ट ERC की रिकमेंडेशन आप जरूर पढ़ें, इसके अलावा ये जरूर पढ़नी है। और फिर अगर आपको कुछ पढ़ना है तो इंग्लिश में एक पुस्तक आती है निकोलस हेनरी की, एक पुस्तक M लक्ष्मीकांत की भी आती है, लेकिन उसमें केवल फैक्ट मिलेंगे, प्रीलिम्स के लिए लिखी गई थी।
विश्लेषण नहीं है उसमें, और क्वेश्चन विश्लेषण के भीतर आ रहे हैं, तो आपको कंटेंट उसमें से भी मिल जाएंगे। और हिंदी में आप और पुस्तकें देखना चाहो तो एक ही राइटर है जिसकी सभी सेगमेंट्स की पुस्तक मिलती है, उनका नाम है सुरेंद्र कटारिया। 11th और 12th की जो पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की चलती है, मैं ये कहूँगा कि आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इस सिविल सर्विसेज के लिए जो जरूरत है, क्योंकि मिस्टेक्स है उसमें, तो आप देख सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि सारी पुस्तकों के छोड़ के मैंने इतना डिटेल और टेक्स्ट बुक से लिखा है, तो वो देखिए मेरे लेक्चर मैंने बहुत डिटेल से, और लेक्चर में जब सबसे ज्यादा फोकस रखा वो कीवर्ड पे फोकस रखा। कीवर्ड अगर आपके हाथ में आ गया तो आप मैटर को डेवलप कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो। तो पाई चार्ट और उसमें कीवर्ड जो मेरी खास, मतलब मैंने जो सोचा कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ, और दूसरा किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस का, और उसी समय उसके आंसर्स को, क्योंकि आप ऐसा नहीं, आपका ये पढ़ते समय क्वेश्चन आंसर का डिजाइनिंग वो चलता रहना चाहिए। तो मेरे पढ़ाते समय भी यही चलता रहता है, तो उनको सबको जिक्र करेंगे इन सब में, जो लेक्चर्स में जिक्र किया है मैंने, तो वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो मैंने एक थोड़ी सी एक दिशा आपको लोक प्रशासन की तैयारी में देने का प्रयास किया है, हल्का सा छोटा सा प्रयास है। निश्चित तौर पर मुझे पूरी आशा है कि इस प्रयास से आपको एक मार्गदर्शन और एक दिशा तय जरूर हुई होगी। और फिर भी किसी तरह की मेरी जरूरत हो तो आप कभी भी राजस्थान विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग में आइएगा, नहीं है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट नंबर सर्व सुलभ है, आप नेट पे देखेंगे तो भी, नहीं तो आप देख सकते हो, आप मुझे कभी भी आप मिल सकते हो। और कांटेक्ट नंबर सिंपल है 9887, ये मेरे मोबाइल नंबर। अगर आप कभी मेरे से, लेकिन आप कॉल की बजाय सिर्फ और सिर्फ आप इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे, टेक्स्ट मैसेज करें, व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। और शाम की इवनिंग के समय मैं खुद ही बताऊंगा कि मुझे कितनी बजे बात करनी। आप विजिट कर जाइए यहाँ, लेकिन ये एक मैंने आपको संदर्भ दिया है कि आप यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं। मेरी मेल ID cbyadav.cy@gmail.com, इस पे भी आप लिख के भेजेंगे तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो चलिए मित्रों, आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। और ये एक यात्रा है, इस यात्रा पर सब कुछ एक बार नहीं जाना जाता है। जैसे जैसे आप वीडियोज की गहराई में जाएंगे, वैसे वैसे आपको पता लगेगा कि इस यात्रा में जितना डूबेंगे उतना ही लगेगा कि मुझे और कम आता है। मैं जितना पढ़ता हूँ, इतने साल हो गए पढ़ते पढ़ते, तब भी मित्रों मुझे यही लगता है कि मुझे बहुत कम आता है, सच बता रहा हूँ। तो आप भी डूबिएगा, और डूबने में जो आनंद आएगा, और फिर आप निकल के आएंगे, और आप बहुत बेहतरीन रैंक के साथ में, मतलब मैं ये दावा करता हूँ कि आप डूबेंगे सब्जेक्टों के भीतर सभी में, और इसमें विशेषकर डूबेंगे क्योंकि ये मदद करता है। तो आप बेहतरीन रैंक हासिल करेंगे, और फिर कहीं रास्ते पे, सड़क पे आप टकराएंगे कुछ ऑफिसर बन के। तो चलिए यही दुआ करते हैं कि आप ऐसा हो। तो आज तो मैं इतना ही इसी वीडियो में, इसी बात के साथ कि आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अच्छी तैयारी करते रहिए। आपसे आज विदा लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं तुलनात्मक अध्ययन बताऊंगा इनका। थैंक यू वेरी मच मित्रों।